खेत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्याज की अधिक पैदावार देने वाली किस्में और खेती पर तकनीकी सलाह। अनार की बागवानी से कमाए अधिक आय। खरीफ का मौसम आते ही किसान भाई खेती बाड़ी की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन कुछ फसलें ऐसी भी होती है जिसकी खेती करने के लिए पौध की तैयारी करनी पड़ती है। और ऐसी ही एक फसल है प्याज, जिसकी नर्सरी तैयारी और रोपाई की सही तकनीक आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप इसकी अधिक पैदावार ले सकेंगे। तो प्याज की खेती आप किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत, जिला मधुबनी, वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर दास से। जो बरसात का सीज़न है, अभी हमारे किसान भाई ये बरसाती प्याज का जो खरीफ मौसम में प्याज की खेती करते हैं, तो ये प्रचलन में आ गया है और प्रभेद का चयन करके हमारे किसान भाई बरसाती प्याज और खरीफ मौसम में प्याज की खेती भी करने लगे हैं। और ये भी प्रचलन काफ़ी बढ़ते जा रहा है। और जब खेत की तैयारी करते हैं तो खेत की तैयारी में खास करके सावधानी वैसे खेत लें जो अपलैंड है, जहाँ पानी का जल जमाव नहीं हो, पानी आसानी से जो बरसाती पानी है वो निकल जाए। प्याज की फसल के लिए खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसकी गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। बाद में खेत को जोतकर पाटा लगाया जाता है, जिससे खेत समतल हो जाए। और उसी खेत में फर्स्ट जुताई के समय 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कंपोस्ट का प्रयोग करें और नेत्रजन फास्फोरस 120 केजी और नेत्रजन 120 केजी और फास्फोरस 80 और पोटास 80 केजी का प्रयोग करें। सल्फर का भी इसमें प्रयोग 20 से 40 किलो किसान भाई करेंगे तो ये काफ़ी फायदेमंद है। और खेत की अंतिम जुताई के समय नेत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास और सल्फर की पूरी मात्रा देके अंतिम जुताई के समय डाल के पाटा के साथ जुताई कर दें। वर्तमान समय में जलवायु के हिसाब से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए प्याज की कई उन्नत किस्मों को तैयार किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी किस्में हैं जिन्हें अधिक पैदावार देने के लिए तैयार किया गया है। प्याज की यह किस्में रबी और खरीफ की किस्मों में बांटी गई हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। इसके लिए किसान भाई सबसे पहले प्रभेद का चयन कर लें। जो बहुत पॉपुलर वैरायटी है जो N53 है, ये नासिक की वैरायटी है, जो कि अब नॉर्थ इंडिया में भी बहुत बढ़िया खरीफ मौसम में कर रहा है, तो इसका चयन कर लें। दूसरी एग्रीफाउंड डार्क रेड भी है, अर्का
कल्याण है, और बसंत 780 है, ये भी अच्छी प्रभेद है। भीम सुपर करके भी आता है। कई प्रभेद है जो बरसात के समय भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। लगभग ये 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन हो जाता है, जो कि हमारे किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इस समय आप किसान भाई जानते हैं कि प्याज का रेट भी अच्छा मिलता है, तो इस पर ध्यान दे के हमारे किसान भाई बरसात में भी खेती प्याज की कर रहे हैं। तो प्रभेद का चयन कर लीजिए किसान भाई। उसके बाद जो इसमें जब बीज बुआई का समय है, जून से जुलाई है, इसी समय आप बीज की बुआई कर दें। और जब ये लगभग 1 महीना का या 25 से 30 दिन का हो जाता है, तो मध्य जुलाई से मध्य अगस्त में इसका रोपनी की जाती है। बीज की मात्रा जो किसान भाई 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर है। प्याज की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप कम हो, इसके लिए रोपाई से पहले पौधों को उपचारित करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पौधों को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम 10 ग्राम दवा को 5 लीटर पानी में घोलकर पौधों को उपचारित करने के बाद रोपाई करें। और उसी खेत में किसान भाई आप बरसात सूखी विधि से और गीली विधि दोनों विधि से आप कर सकते हैं। जब आपका 25 से 30 दिन का हो जाए पौधा, तो आप उसमें 15 सेंटीमीटर कतार से कतार और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रख के आप रोपनी कर दें। उस समय किसान भाई एक प्रॉब्लम आता है जो कि खरपतवार का प्रॉब्लम है, उसका निकाय गुड़ाई भी किसान भाई लगभग 25 से 30 दिन पर करें। प्याज की खेती में खरपतवार नियंत्रण की अधिक जरूरत होती है, क्योंकि खरपतवार होने से कीट पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो पेंडिमेथिलिन 3.3 लीटर दवा को 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और ये काफ़ी फायदेमंद है और यील्ड 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है। और इसकी अच्छी उत्पादन के लिए किसान भाई 6 ml लिहोसिन एक हार्मोन है, उसका प्रयोग करेंगे। लिहोसिन 6 ml प्रति लीटर का घोल बना के 60 दिन पर फर्स्ट जब रोपनी आप कर लेते हैं प्याज की रोपनी के 60 दिन बाद, उसके बाद दूसरा 70 दिन पर आप दोबारा छिड़काव करेंगे तो आपको पैदावार में लगभग 15 से 20% की वृद्धि हो जाएगी। और जब हार्वेस्टिंग करते हैं किसान भाई, तो उस समय अच्छी भंडारण के लिए MH40 करके आता है, 250 ppm का घोल बना के आप छिड़काव 60 दिन पर और दूसरा छिड़काव 90 दिन पर अगर कर देते हैं तो आपका भंडारण भी बहुत अच्छी मिलेगा। 3 सारी बातों पर ध्यान देके किसान भाई अगर बरसाती क्या प्याज की खेती करते हैं तो अच्छा। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अनार एक ऐसी बागवानी फसल है जिसे एक बार लगाने पर कई साल तक फल मिलते रहते हैं। अनार को सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक और पोषक तत्वों से भरपूर फल माना जाता है, साथ ही इससे अच्छी आमदनी भी हो जाती है। अगर आप भी अनार की बाग लगाना चाहते हैं तो शुरू से ही कुछ बातों का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार किसान बाग तो लगा देते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए आप अनार की बागवानी कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत, जिला मधुबनी, बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा से। जहाँ तक कि बिहार और झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भगवा और सुपर भगवा और रूबी बिहार और झारखंड में भी अच्छी आमदनी दे सकती हैं। इनका चयन हम कर सकते हैं अपने खेत में लगाने के लिए। और इसके लिए हमको फील्ड प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे लगाएं उसको, तो इसके लिए हमको प्लांटिंग हम कर सकते हैं। जैसे अगर आपका क्षेत्र जो है इसमें पानी की उपलब्धता है तो हम इसको फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। अगर पानी की उपलब्धता नहीं है तो हम इसको रेनी सीजन में प्लांटिंग करवाते हैं, जैसे कि जुलाई और अगस्त में। पौधारोपण के 1 माह पूर्व 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आकार में गड्ढे खोदकर 15 दिनों तक खुला छोड़ दें, जिसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम, DAP 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें।
ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इसको फिल करने का मुख्य उद्देश्य यही है, इसमें ये सारे पोषक तत्व और फ्यूराडान ऐड करने का मुख्य उद्देश्य इसमें निमेटोड को कंट्रोल करना रहता है। तो गड्ढा फिल करने के टाइम पे ये हमको ध्यान रखना है। और 1 महीने के बाद इसको हम गड्ढा फिल कर देंगे या फिर हम रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले ये हम गड्ढा फिल करके छोड़ देंगे। फिर प्लांटिंग करने के टाइम पे हमको इसी गड्ढा जो फिल हुआ गड्ढा है इसी में पौधा रोपण करना है। इसके लिए हमको 2-3 दूरी पे हम लगा सकते हैं, जैसे कि हमको 4.5 × 3 मीटर की डिस्टेंस पे लगा सकते हैं। इसमें हम 740 पौधे पर हेक्टर आएंगे। और हमको 5 × 4 में भी लगा सकते हैं और 5 × 5 में भी लगा सकते हैं। ये गणेश वैरायटी के लिए काफ़ी उपयुक्त है। और अगर हमको ज़्यादा स्पेसिंग पे जाना है तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये मॉडर्न युग है। कम स्पेसिंग में अच्छे से मेंटेन करके हमको पौधा लगाना चाहिए। कि अब तक के अनुसंधान के मुताबिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर 2 पौधों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो प्रति पेड़ पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि ज्यादा पेड़ होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन करीब 1.5 गुना हो जाता है। परंपरागत तरीके से अनार के पौधों की रोपाई करने पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे ही लग पाते हैं, जबकि नए अनुसंधान के अनुसार 3 × 3 मीटर की दूरी पर अनार के पौधों की रोपाई की जाए तो 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। साथ में ही हमको इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि जैसे कि हमारा पौधा जब बढ़ रहा है तो उसमें हमको इसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 500-500 ग्राम में तीनों देना है। लेकिन नाइट्रोजन में ये ध्यान रखना है कि हमको नाइट्रोजन कब देना है। नाइट्रोजन का आधा डोज प्रूनिंग के जस्ट बाद देना है और बचा हुआ आधा 250 ग्राम फ्लावरिंग के टाइम पे देना है। और साथ में जो हमारा वो होता है कि फास्फोरस और पोटास प्रूनिंग के 3 महीने बाद हमको वो दे देना है। साथ में ये ध्यान रखना है कि जब भी हम फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे तो उसमें पानी देना आवश्यक है। ड्रिप सिंचाई अनार के लिए उपयोगी साबित हुई है। इसमें 43% पानी की बचत एवं 30 से 35% उपज में वृद्धि पाई गई है। ड्रिप द्वारा सिंचाई विभिन्न मौसम में उसकी आवश्यकता के अनुसार करनी चाहिए। और तीसरी बात इसमें आती है कि पौधे का प्रबंधन कैसे किया जाए बाद में। तो प्रबंधन करने के लिए हमको इसमें सबसे ज़रूरी है प्रूनिंग। प्रूनिंग इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फल जो है नई कलिकाओं पे आते हैं और इसके लिए हमको हर साल प्रूनिंग करना पड़ता है। इसमें फल 3 बार हम 1 साल में ले सकते हैं, लेकिन हमको अगर क्वालिटी फ्रूट्स चाहिए तो मैक्सिमम 2 बार लेंगे। अगर एक ही फसल लेंगे, अष्टबहार अगर हम लेंगे तो जनवरी-फरवरी में हमको फल मिल जाएंगे। उस समय पर मार्केट में कोई दूसरा फल नहीं होता है, तो इससे हमको बहुत ही अच्छी आमदनी हो सकती है। अनार में वर्ष में 3 बार जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और जनवरी, फरवरी में फूल आते हैं। व्यावसायिक रूप से केवल 1 बार की फल ली जाती है और इसका निर्धारण पानी की उपलब्धता एवं बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं होती है वहां मृग बहार से फल लिए जाते हैं, तथा जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होती है वहां फल अम्बे बहार से लिए जाते हैं। बहार नियंत्रण के लिए जिन बहार से फल लेने हो उसके फूल आने से 2 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। तो इसके लिए हमको प्रूनिंग करना पड़ेगा। दूसरा हमको एक बहार ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो भी करना पड़ेगा। इसका फ्लावर ड्रॉप करवा के या फिर इसको विद वाटर को उसका रोक के, ताकि फूल ना बने। रेनी सीजन के फूलों को हम ज़्यादा अवॉइड करेंगे। तो इसके लिए प्रूनिंग के लिए हमको इसमें मल्टी स्टेम प्रूनिंग में जाना है, जैसे कि 60 से 70 सेंटीमीटर ज़मीन से दूरी ऊपर हाइट छोड़ के उसके बाद हमको 6 से 7 या 5 से 6 कलिकाओं को छोड़ना है। बाकी का ऊपर सबका सब प्रून कर देना है। तो जितनी भी नई कलिकाएँ निकलेंगी उसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आएगी और इससे हमको बहुत ही मुनाफा होगा। अब हम बात करते हैं कि वेल इस्टेब्लिश ऑर्चर्ड अगर हो गया है हमारा, तो उसमें कोई जैसे बीमारी आती है या फिर कुछ भी आता है, जैसे कि इसमें विल्ट का एक प्रॉब्लम रहता है। तो विल्ट का प्रॉब्लम के लिए हमको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे पैसिलोमाइसिस लिलियसिनस और ट्राइकोडर्मा विरिडी, इसको हम वर्मी कंपोस्ट में मिक्स करके
ये 5 से 7 दिन तक छोड़ देते हैं। उसके बाद वो वर्मी कंपोस्ट, एनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट हम इसकी जड़ों के चारों तरफ मिलाकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि जड़ के जरिए वो हमारा विल्ट जो है कंट्रोल में किया जा सके। और ये जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो इससे हमको निजात मिल सकती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गरीब की गाय के नाम से मशहूर बकरी हमेशा से ही किसानों की अच्छी आय का जरिया रही है। जी हाँ, बकरी पालन से किसान कम जगह में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। बस जरूरत रहती है मौसम के अनुसार इनकी देखरेख करने की, जहाँ पर किसान अक्सर चूक कर जाते हैं और बकरियां कई रोगों की चपेट में आने लगती है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए बकरियों की सही देखरेख करना जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं रांची वेटनरी कॉलेज के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भरत महतो। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बरसात की मौसम जैसे ही आता है, विशेष करके पशु पक्षियों के लिए ये बहुत ही संक्रमण का काल हो जाता है। ऐसे तो सभी मौसम में परेशानी मतलब संक्रमण होने की संभावना रहती ही है, पर इस मौसम में संक्रमण की अधिक संभावनाएं होती हैं। तो किसान भाइयों, उसी तरह से जो किसान भाई बकरी पालन कर रहे हैं, व्यावसायिक तौर पे कर रहे हों या ऐसे दूसरे जानवरों के साथ बकरी पालन कर रहे हैं, उन सबों के लिए कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इस मौसम में विशेष ध्यान देने योग्य होती हैं। आपके जो बकरियां इस बरसात के मौसम से जस्ट पहले या अभी जो बच्चे दिए हैं, उन सबों में आप बच्चों का जो मेमने का देखभाल है ये विशेष तौर पे करें। मेमने को कोशिश करें कि भीगने ना दें अधिक समय तक, या भीगे हुए शरीर पे जैसे आप दूसरे बकरियों को चराने के लिए ले जा रहे हैं तो मेमनों को उनके साथ में ना छोड़ें। विशेष करके जो छोटे छोटे मैंने कम बरसात होते रहती है और दिन भर बरसात होती रहती है, हल्की जो बारिश होती रहती है, वैसे मौसम में बकरियों का शरीर काफ़ी भीग जाता है और भीगे हुए में अगर दिन भर वो रहते हैं तो उन सब को निमोनिया होने की बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती है। यदि आपकी बकरी में इस तरह के लक्षण जैसे ठंड से कपकपी, नाक से तरल पदार्थ का रिसाव, मुंह खोलकर सांस लेना और खांसी बुखार जैसी चीजें दिखाई दे तो समझ ले बकरी को निमोनिया रोग है या बहुत खतरनाक बीमारी है और इसका शिकार किसी आयु की बकरी को हो सकता है। जैसे ही निमोनिया होती है, सर्दी खांसी से जैसे ही आपके मेमने या जो बड़े बकरियां हैं वे भी परेशान होते हैं तो पतला पैखाना की शिकायत तो आने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। और पतला पैखाना और निमोनिया जैसे आपके बकरियों में बकरियां ग्रसित हो जाती हैं तो इसमें मृत्यु दर बढ़ने लगती है। बचाव एवं उपचार। खराब मौसम में बकरियों को छत वाले बाड़े में रखें। एंटीबायोटिक 3 से 5 मिलीलीटर 3 से 5 दिन तक और खांसी के लिए कैफ्लॉन पाउडर 6 से 12 ग्राम प्रतिदिन 3 दिन तक दें। पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें। तो किसान भाइयों, इससे बचाव के लिए आपको कोशिश ये करना है कि अगर हल्का हल्का बारिश हो रही है तो उस स्थिति में आप केवल बड़े बकरियों को ही, अगर घर में खाने पीने की कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो आप जो बड़े बकरियां हैं उन्हीं सबको चरने के लिए छोड़ें। जो छोटे बकरियां हैं, जो मेमने हैं, उन सबों को चरने के लिए ना छोड़ें और कोशिश करें कि थोड़ा बहुत पानी थम जाए तब अगर आप चराने ले जाएँ तो और अच्छा है। FMD खुरपका मुंहपका बीमारी। यह बीमारी भी विषाणु जनित छूत का रोग है तथा बहुत जल्दी एक रोगग्रस्त जानवर से दूसरे जानवरों में फैल जाता है। इस रोग से ग्रस्त जानवरों के मुंह, जीभ,
होंठ और खुरों के बीच की खाल में फफोले पड़ जाते हैं। भेड़ बकरी को तेज बुखार आता है तथा उनके मुंह से लार टपकती है। भेड़ बकरियां लंगड़ी हो जाती हैं। मुंह व जीभ के अंदर छाले होने से भेड़ बकरियां घास नहीं खा पाती और कमजोर हो जाती हैं और कई बार गाभिन भेड़ बकरियों का इस रोग से गर्भपात भी हो जाता है। भेड़ बकरियों के बच्चों की मृत्यु दर अधिक होती है। इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले रोग से ग्रस्त जानवरों को अन्य जानवरों से अलग रखना चाहिए। बीमार भेड़ बकरियों को इलाज जैसे मुंह के छालों में बोरोग्लिसरिन लगाएं और खुरों की सफाई लाल दवाई या नीले थोथे के घोल से करनी चाहिए तथा पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार 4-5 दिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाएं। प्रत्येक जानवर को 6 महीने के अंतराल के दौरान रोग से रोकथाम हेतु टीकाकरण करवाना चाहिए। इसके अलावे जो गर्मी में जिस तरह से बकरियां चरती हैं, बरसात जब होते रहती है, बूंदाबांदी होते रहती है, तो बकरियां उतनी अच्छी तरह से चरती नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में उन सबों का शारीरिक वृद्धि को कायम रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप चराने के अलावे 30 से 40 ग्राम छोटे बकरियों में और बड़े बकरियों में अगर 50 से 100 ग्राम दाना मिश्रण, जो संतुलित दाना मिश्रण बनता है, उसकी व्यवस्था कर पाएँ तो ऐसी स्थिति में आपके बकरियों का जो ग्रोथ रेट है वो भी मेंटेन रहेगा और साथ साथ उनकी जो प्रजनन क्षमता है, जो आपकी मादा बकरियां हैं, उन सबों में जो प्रजनन क्षमता है उसको भी आप बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, हम हमेशा कहते हैं कि जो रोग से बकरियों में विशेष करके जो वायरल बीमारियां हैं उन सबों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे सस्ता और सबसे कारगर उपाय होता है। इसी कारण जो किसान भाई अभी तक भी PPR और इंट्रोटॉक्सिमिया का वैक्सीन नहीं लगाए हैं, कृपया करके जितनी जल्दी हो सके 15 से 20 दिनों के अंतराल में PPR और इंट्रोटॉक्सिमिया की वैक्सीनेशन अवश्य करा लें। अधिक बरसात के दिनों में ये वैक्सीनेशन ना करें। जिन सब दिनों में बरसात थमने की संभावना है उन सभी दिनों में आप वैक्सीनेशन के दिन के लिए चुनाव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बरनी, जिला पटना के कृषक मोहन राय ने। ये पशुओं में एंथ्रेक्स रोग की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मोहन राय जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग एक बहुत ही कंटेजियस बीमारी, छुआछूत की बीमारी एंथ्रेक्स के बारे में बात करेंगे। एंथ्रेक्स पशुओं में होने वाली, सभी पशुओं में होने वाली एक बीमारी है। इसमें सभी ज़्यादातर गाय भैंस जाति के पशु होते हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा होता है और ये छुआछूत की बीमारी है। एक जानवर से दूसरे जानवर में बहुत तेजी से फैलता है। एंथ्रेक्स रोग बैसिलस एंथ्रेसिस के साथ संक्रमण के कारण होता है, जो एक कठोर बैक्टीरिया है जो लंबे समय तक अत्यधिक परिस्थितियों में जीवित रह सकता है। यह एकाएक तेजी से पशुओं से मनुष्य तथा मनुष्यों से पशुओं में फैलने वाला एक जानलेवा रोग है। इसे एंथ्रेक्स, ऊन छाटने वालों का रोग, विषहरिया गिल्टी रोग, तिल्ली बुखार आदि अनेकों नामों से भी जाना जाता है। प्रारंभिक लक्षण ऐसा नहीं है कि आप पहचान पाएंगे। इसमें ज्वर काफ़ी, बुखार काफ़ी हो जाता है और पशुओं में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात जितने भी नेचुरल ओरिफिसेस हैं, जितने भी उनके छिद्र हैं, नाक से, मुंह से, कान से, पैखाना के रास्ते से, इससे खून आने लगती है। यही एक सबसे बड़ा पहचान का है कि इसमें मृत्यु के बाद उसमें खून आना शुरू हो जाता है और ये बहुत संक्रामक है और ऐसा संक्रमण है कि इसके जानवरों से आदमी में, आदमियों से जानवरों में फैलता है और मृत्यु दर सब में होती है। तो ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है और इस बीमारी से, जैसा मैंने बताया कि ये जब ये मृत्यु होती है तो उससे खून बाहर निकलते हैं सभी छिद्रों से। तो ऐसे पशुओं को प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए, प्रॉपर नीचे गड्ढा खोद करके, उसको डीप ब्यूरियल कहते हैं, बहुत गड्ढा खोद करके उसमें डाल के और उसमें चूना और नमक डाल देना चाहिए। और वैसे पशुओं को हम लोग को किसी चमड़ा उद्योग के वाले लोगों को या किसी ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। रोगी पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। वहीं पशु के रहने वाले स्थान को कीटाणु नाशक घोल से अच्छी तरह धोना चाहिए,
जिन क्षेत्रों में एंथ्रेक्स फैलता है वहां प्रतिवर्ष टीकाकरण कराना चाहिए। रोगी पशु के संपर्क में आए चारे व बिछावन को उसी स्थान पर जला देना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।